अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। वेलकम बैक टू फैसल BSCN। आज हम बात करेंगे एक स्पेशल वुंड हीलिंग मेडिसिन के बारे में, रीगन डी 150 गेल। ये नॉर्मल पेन किलर या एंटीबायोटिक क्रीम नहीं है। इसमें रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर यानी RHEGF होता है, जो वुंड हीलिंग और न्यू टिश्यू फॉर्मेशन के प्रोसेस में रोल प्ले करता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे रेजेंडी 150 क्या है, इसका यूज किन वॉन्ट्स में किया जाता है, ये कैसे काम करता है, इसे कैसे अप्लाई किया जाता है और किन प्रिकॉशंस का ध्यान रखना चाहिए। रीजेंडी एक 150 एक टॉपिकल जेल है, यानी इसे स्किन स्लैश वूंड के अफेक्टेड एरिया पर लगाया जाता है। इसमें रिकॉम्बाइनेंट ह्यूमन एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर 150 माइक्रोग्राम पर ग्राम होता है। EGF बॉडी में सेल ग्रोथ और वंड हीलिंग से रिलेटेड प्रोसेसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रीजन डी 150 वंड के एरिया में TISU रिपेयर और न्यू स्किन फॉर्मेशन को सपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ये प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, इसलिए इसे डॉक्टर की एडवाइस के बिना स्टार्ट नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं इसके यूजेस की। रेजेंडी 150 का प्राइमरी एस्टैब्लिश्ड यूज डायबिटिक फुट अल्सर में है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरर की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इसे डायबिटिक फुट अल्सर, प्रेशर अल्सर या बेड सोर, वीनस लेग अल्सर, क्रॉनिक लेग अल्सर जैसे वुंड्स में यूज किया जा सकता है, लेकिन हर वुंड के लिए ये सूटेबल नहीं होता। वंड की टाइप, डेप्थ, इन्फेक्शन और पेशेंट की ओवरऑल कंडीशन देखकर डॉक्टर ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। ये कैसे काम करता है? रेगंडी 150 में प्रेजेंट EGF वंड हीलिंग प्रोसेस को सपोर्ट करता है। EGF स्किन सेल्स के ग्रोथ और रिपेयर से रिलेटेड सेलुलर प्रोसेसेस को स्टिमुलेट करता है। इससे सेल माइग्रेशन, प्रोलिफेरेशन, कोलेजन प्रोडक्शन और रीएपिथेलियलाइजेशन जैसे हीलिंग प्रोसेसेस सपोर्ट हो सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझें तो वुंड के डैमेज्ड एरिया में न्यू टिश्यू और स्किन फॉर्मेशन के नेचुरल हीलिंग प्रोसेस को सपोर्ट करना इसका में पर्पस है। कैसे अप्लाई करें? अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, एप्लीकेशन। मैन्युफैक्चरर के पेशेंट इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वुंड को पहले स्टेराइल कॉटन या सालिनस सॉल्यूशन से क्लीन किया जाता है। उसके बाद गेल को अफेक्टेड एरिया पर स्टेराइल कॉटन स्वॉब से इवनली अप्लाई किया जाता है। ट्यूब का टिप डायरेक्टली वुंड को टच नहीं करना चाहिए, ताकि कंटामिनेशन का रिस्क कम रहे। मैन्युफैक्चरर पेशेंट इंफॉर्मेशन में एप्लीकेशन ट्वाइस डेली और ट्रीटमेंट ड्यूरेशन जनरली 2 से 3 वीक्स बताई गई है, लेकिन एग्जैक्ट अमाउंट और ड्यूरेशन अल्सर के साइज और पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग फिजिशियन डिसाइड करते हैं। इसलिए अपने डॉक्टर की प्रिस्क्राइब्ड इंस्ट्रक्शंस को प्रायोरिटी दें। साइड इफेक्ट्स। हर पेशेंट को साइड इफेक्ट्स नहीं होते, लेकिन कुछ रिएक्शंस हो सकते हैं। रिपोर्टेड रिएक्शंस में स्किन इरिटेशन, रैश, इचिंग, पेन जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर एप्लीकेशन के बाद सीवियर इरिटेशन, स्वेलिंग, एलर्जी या कंडीशन वर्सन हो, तो मेडिसिन कंटिन्यू करने से पहले डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करें। 6. इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस। रीजन डी 150 को कैजुअली यूज करना सही नहीं है। मैन्युफैक्चरर के पेशेंट इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अगर किसी पर्सन को इसके इंग्रेडिएंट्स से एलर्जी है, तो इसे यूज नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड कंडीशन या इम्यूनोसप्रेसिव स्लैश इम्यूनोस्टिमुलेंट मेडिसिन के यूज में डॉक्टर को पहले इन्फॉर्म करना जरूरी है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वुंड हीलिंग सिर्फ गेल लगाने से डिपेंड नहीं करती। डायबिटिक फुट अल्सर में ब्लड शुगर कंट्रोल, प्रॉपर वुंड क्लीनिंग, प्रेशर रिडक्शन, फुटवेयर और इन्फेक्शन मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। रिसर्च क्या कहती है? रीजन डी 150 पर डायबिटिक फुट अल्सर्स में क्लिनिकल नंबर 9 केटोरोलाक। केटोरोलाक एक पोटेंट NSAID है। ये मैनुअली शॉर्ट टर्म मॉडरेट टू सीवियर एक्यूट पेन के लिए यूज किया जाता है, लेकिन ये नॉर्मल एवरीडे हेडेक के लिए रूटीन लॉन्ग टर्म पेन किलर नहीं है। इस मेडिसिन का इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रोलॉन्ग्ड यूज सी स्टमक ब्लीडिंग और किडनी प्रॉब्लम्स का रिस्क इंक्रीज हो सकता है। इसलिए केटोरोलक का यूज जनरली शॉर्ट ड्यूरेशन और मेडिकल सुपरविजन में किया जाता है। और नंबर 10 एस्पिरिन।
एस्पिरिन भी NSAID है और पेन और फीवर को रिड्यूस कर सकता है, लेकिन एस्पिरिन का एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। आजकल लो डोज एस्पायरिन को कॉमनली हार्ट अटैक या स्ट्रोक प्रिवेंशन के लिए स्पेसिफिक पेशेंट्स में यूज किया जाता है। ये रूटीन पेन किलर यूज से अलग पर्पज हैं। एस्पिरिन स्टमक इरिटेशन और ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ा सकता है, और चिल्ड्रन और टीनेजर्स में एस्पिरिन का यूज स्पेशल केशन के साथ होता है। NHS स्पेसिफिकली अंडर 16 को एस्पिरिन न देने की एडवाइस देता है अनलेस प्रिस्क्राइब्ड। पेन किलर्स की सबसे इंपॉर्टेंट सेफ्टी टिप्स। अब दोस्तों, ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1. 2 NSAIDs को अपने आप कंबाइन मत करें। एग्जाम्पल के लिए इबुप्रोफेन के साथ डाइक्लोफेनाक या नप्रोक्सेन अपनी मर्जी से लेना साइड इफेक्ट रिस्क बढ़ा सकता है। 2. पैरासेटामोल डुप्लीकेट ना हो। आप एक टैबलेट पैरासेटामोल के नाम से ले रहे हैं और साथ में कोल्ड एंड फ्लू मेडिसिन भी ले रहे हैं, तो दोनों में पैरासेटामोल हो सकता है। इससे एक्सीडेंटल ओवरडोज हो सकता है। 3. अल्सर या स्टमक ब्लीडिंग का हिस्ट्री हो तो डॉक्टर को बताएं। NSAID स्टमक अल्सर और ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ा सकते हैं। 4. किडनी डिजीज में कॉशन। NSAIDs किडनी प्रॉब्लम्स को वर्सन कर सकते हैं। 5. प्रेगनेंसी में NSAIDs से स्पेशल कॉशन। FDA के मुताबिक NSAIDs को 20 वीक्स प्रेगनेंसी के बाद अवॉइड करना चाहिए अनलेस स्पेसिफिकली एडवाइज्ड बाय अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल। 6. ब्लड थिनर्स लेने वाले पेशेंट्स वारफरिन जैसे एंटीकोआगुलेंट्स के साथ NSAIDs इंटरैक्शंस और ब्लीडिंग रिस्क को बढ़ा सकते हैं। आउटरो। बेस्ट पेन किलर कौन सी? तो दोस्तों, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेस्ट पेन किलर कौन सी है? इसका आंसर सिंपल है। एक सिंगल बेस्ट पेन किलर नहीं होती। फीवर या सिंपल माइल्ड पेन में डॉक्टर स्लैश पैरासिटामोल अप्रोप्रिएट हो सकता है। इन्फ्लेमेटरी पेन में डॉक्टर NSAID कंसिडर कर सकते हैं। पीरियड पेन के लिए कुछ NSAIDs यूजफुल हो सकते हैं। आर्थराइटिस या सीवियर इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन की ज़रूरत हो सकती है, और कुछ मेडिसिन सिर्फ शॉर्ट टर्म या स्पेसिफिक मेडिकल सिचुएशंस के लिए होती हैं। इसलिए पेन किलर का सिलेक्शन पेन के कॉज और पेशेंट की मेडिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। FDA भी रिकमेंड करता है कि PN रिलीवर्स को लेबल स्लैश इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग यूज किया जाए और रिकमेंडेड अमाउंट से ज़्यादा ना लिया जाए। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और फैसल BSCN चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं हूं फैसल BSCN। मिलते हैं नेक्स्ट मेडिसिन नॉलेज वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।